जी, तो हम लोग यहाँ इन 2 लव बर्ड्स के ऊपर बात करेंगे और बर्ड का नाम भी मैं इसलिए दे रही हूँ कि अगर आप गौर से देखें, कंगना के बालों पे एक पंख लगा हुआ है और वो पंख बिल्कुल बर्ड का ही पंख लग रहा है और उनका हेयर स्टाइल भी मुझे पैरट की याद दिला रहा था। तो मैंने कहा कि लव बर्ड्स के नाम इनको देना गलत भी नहीं होगा और ये वाक़ई एक दूसरे के लव बर्ड्स तो हैं, चाहे ये लोग माने ना माने, हम लोग मानते हैं और हम लोग अच्छे तरीके से जानते भी हैं कि दोनों एक दूसरे से काफ़ी हद तक ऑब्सेस्ड भी हैं। अच्छा, एक वार्निंग मैं यहाँ छोटी-सी दे दूँ कि मेरी आवाज़ इस वक़्त बैठी हुई है, बहुत ख़राब है। तो मुझे बार-बार कोई कह रहा था कि प्लीज़ आप वार्निंग दे दें, ताकि जिनको नहीं सुननी वो यहाँ ना सुने। मुझे कमेंट सेक्शन में लोग बोल रहे थे पहले, तो मैं यहाँ वार्निंग दे रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप लोग ये आवाज़ नहीं सुन पा रहे तो प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ पर बंद करके जा सकते हैं। इस वीडियो के लिए मैं आवाज़ नहीं बदल सकती। हाँ, थोड़ी-थोड़ी देर में सही और ख़राब हो रही है, क्योंकि वो एक नॉर्मल सा वेरिएशन होता है आवाज़ के अंदर जब गला ख़राब होता है। तो वरना खैर चलिए, अब हम इस केस को इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर अभी आप लोगों को पता होगा कि कल ही जो है कंगना रनौत के ऊपर एक क्लोज्ड केस जो है वो खोला गया है और वो केस ऋतिक रोशन का केस है, जो इनका 2017 का केस था वो खोला गया है। मैं यहाँ एक और बात बता दूँ कि बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि ये केस जो है ये ऑनगोइंग केस था और ये केस खोला नहीं गया है, बल्कि ये केस ऑलरेडी चल रहा था। तो एक क्राइम जो साइबर क्राइम सेल था, उन्होंने अगर क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट को एक केस ट्रांसफ़र किया है, तो दोनों ब्रांचेस के बीच में केस ट्रांसफ़र होने के लिए उसको ओपन नहीं करना पड़ता है, ना ही किसी की कंसेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो ऑनगोइंग केस था। तो मैं ये बता दूं, सबसे पहले तो कंसेंट की तो खैर बाद में बात करेंगे। मैं ये बता दूं कि ये 2017 में शट कर दिया गया था ये केस। बॉम्बे पुलिस का जो साइबर सेल था, बिल्कुल उसी ही साइबर सेल के द्वारा इस केस को ये कह के शट कर दिया गया था जब उन्होंने नील रिपोर्ट दी थी। उन्होंने कहा था कि हमारे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को इस केस में कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिलता है जो इस बात को प्रूव कर सके कि जो ईमेल आईडीज़ से कंगना रनौत को ईमेल्स भेजी गई हैं और जो ऋतिक रोशन ने बॉम्बे पुलिस को आगे जाके दी थी इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ये कह के कि ये ईमेल आईडीज़ मेरे इम्पोस्टर्स हैं, कोई वो यूज़ कर रहे हैं, कोई इम्पोस्टर है। तो उन्होंने कहा है कि हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई भी इम्पोस्टर है या कोई और है। यहाँ पर ये कोई और का लफ्ज़ जो है, ये शब्द जो ऋतिक रोशन के लिए यूज़ किया गया था, उन्होंने बड़ी इंटेलिजेंटली ऋतिक का नाम भी नहीं लिया और ये कह दिया कि ऋतिक रोशन हो सकते हैं इस केस के अंदर। और ये केस शट करा दिया गया था क्योंकि ऋतिक रोशन फंस चुके थे ऑलमोस्ट, और वो इस केस को कहीं भी, इस केस का आगे कुछ जाना बनता नहीं था। और कंगना, यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं कि कंगना रनौत शुरू से ये बात कहती आ रही थी कि ऋतिक रोशन ही भेज रहे थे, इम्पोस्टर नहीं था। तो ये बात उस वक्त प्रूफ भी ऑलमोस्ट हो गई थी। नील रिपोर्ट जब आती है तो ये केस बंद हो चुका था। अब क्योंकि ये केस बंद था तो इस केस को खुलवाया गया है ऋतिक रोशन के द्वारा। उन्होंने अपने लॉयर जो महेश जेठमलानी हैं, उनको ये कहा गया था कि ये केस हमें ओपन करना है, तभी महेश जेठमलानी ने चिट्ठी लिखी है परमबीर सिंह को। और परमबीर सिंह का कितना गहरा संबंध है बेबी पेंगुइन से, उसके बारे में तो मैं वीडियो भी कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को समझ आएगा कि परमबीर सिंह बहुत उनका गहरा संबंध है नागपुर की पॉलिटिक्स से और ड्रग्स से भी। इस वजह से वो बेबी पेंगुइन के बहुत चाहते हैं। तो उनको चिट्ठी लिखी और एकदम तुरंत ये केस खोल दिया गया। अब जहाँ पर हम बॉम्बे पुलिस की बात कर रहे हैं और हम महाराष्ट्र स्टेट की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र स्टेट की प्रायोरिटी इस वक्त स्टेट के अंदर डेवलपमेंट की नहीं है। जो ट्रेन का प्रोजेक्ट है वो रोक दिया है उन्होंने, वो उनकी प्रायोरिटी नहीं है। उनकी प्रायोरिटी फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्टेट के अंदर लाना नहीं है, जॉब क्रिएट करना नहीं है। हालांकि अभी अनुष्का और करीना के भी बच्चे होने वाले हैं, इनको जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में कोविड के चलते न जाने और कितने बच्चे पैदा होने वाले। लेकिन खैर, अनुष्का और करीना को तो फिक्र नहीं होगी, वो सुशांत जैसे किसी भी टैलेंटेड बंदे को मार के अपने नेपो किड के लिए स्पेस बना लेंगे बॉलीवुड में। लेकिन ये प्रायोरिटी नहीं है इस वक्त। इतना टैक्स का फजूल का पैसा शायद यहाँ पर आया हुआ है महाराष्ट्र स्टेट के पास और बॉम्बे पुलिस के पास कि दो एक्स लवर्स के यहाँ पर ये बीच में चाचा चौधरी बन के उनके केस को सॉल्व करने में लगे हुए हैं। तो आप में से कोई भी अपने एक्स से परेशान है, वो महाराष्ट्र स्टेट के पास जा सकता है, बॉम्बे पुलिस के पास जा सकता है। वो बाकायदा तौर पर आपके केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे अपने पूरे दिलो जान से। यानी आप यहाँ पर क्या क्या मैं बोलूँ, हम में से कितने लोग होंगे जो अपने एक्स को चिट्ठियाँ लिखते थे, पत्र लिखते थे, ईमेल्स लिखते थे, ना जाने क्या क्या लिखते थे। और हम में से ऐसे बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे होंगे, वो उन्होंने ब्लैकमेल भी किया होगा लड़कियों को या लड़कों को। और बहुत सारे लोग करते हैं जो एक बहुत गिरी हुई हरकत है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि वो कौन है आप लोगों में से।
ये एक बहुत गिरी हुई हरकत है, लेकिन ये एक हकीकत भी है जो होती है, जिसको प्रैक्टिस किया जाता है। लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ऐसे लॉज नहीं हैं इतने कि आप ऐसी हरासमेंट के ऊपर केस कर सकें या कुछ भी है। बाहर के मुल्क होते हैं तो वहाँ पर उन देशों में अलग तरीके से इस राइट को एक्सरसाइज किया जाता है। लेकिन क्योंकि ऋतिक रोशन जो हैं वो बहुत चहीते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर उनके कहने पे परमबीर सिंह ने एक केस को फ़ौरन खोल दिया। हम में से अगर कोई भी जाता है इस केस को खोलने के लिए, आई मीन इस तरह की केस करने को, तो हमें पुलिस का सबसे पहला रिस्पॉन्स ये होता, यानी आपको पता है कि पुलिस ऐसे केसेस में किस तरीके का रिस्पॉन्स देती है। एफआईआर दर्ज करना या केस को इन्वेस्टिगेट करना तो दूर की बात है, यानी ये तो बिल्कुल ही दूर की बात है। तो यहाँ पर आप समझ जाइए। अब देखिए, एक क्लोज केस खुलता है, अब वो किसके कहने पर खुल रहा है? नोटी, जो नोटी राउत हैं उनके कहने पे, और पेंगुइन सरकार की, क्योंकि पेंगुइन सरकार की प्रायोरिटी है अर्नब को बदनाम करो, रिपब्लिक के पीछे पढ़ो और कंगना के पीछे पढ़ो, बाकी और कुछ भी नहीं। क्योंकि इन्होंने एक्सपोज किया था, और कंगना और अर्नब के बीच में क्या चीज़ कॉमन है? उन्होंने पूरे माल वाला जो बॉलीवुड है इसको एक्सपोज किया, उन्होंने एंटी नेशनलिस्ट को एक्सपोज किया, उन्होंने एक नेक्सस को एक्सपोज करने की कोशिश की। वो सुशांत सिंह राजपूत के केस में खड़े रहे और सुशांत सिंह राजपूत के केस के लिए लड़ रहे हैं, तो इनके ऊपर प्रेशर पे प्रेशर डाला जा रहा है। और अभी यहाँ पर 14 दिसंबर को जो प्रदीप भंडारी हैं रिपब्लिक में, जो अर्नब के साथ होते हैं, उन्होंने अभी ही कहा था कि मैं जो है इस केस के ऊपर दोबारा से इसको रिविज़िट करूँगा, पता नहीं इश्करण भंडारी के साथ या किसके साथ। और अचानक से जो है रिपब्लिक के सीईओ को ले जाया जाता है और उनको जेल में रखा जाता है, रिमांड के अंदर। तो आप लोग यहाँ पर डॉट्स अगर कनेक्ट करने की कोशिश करें, एकदम दोबारा से अर्नब के ऊपर प्रेशर पड़ा और एक दिन के अंदर अंदर कंगना के ऊपर भी एक शर्ट केस को खोल दिया जाता है। तो ये 3 साल की खामोशी के बाद, जैसे अन्वय नायक की पत्नी एकदम से 2 साल, पता नहीं कितने साल की खामोशी के बाद आ गई अर्नब के ऊपर एक फ़ेक केस लेकर दोबारा से। मैंने उनके ऊपर बात भी की हुई है, वीडियोस भी की हैं, जिसमें अन्वय नायक की जो चिट्ठी थी आत्महत्या की उसको डिकोड किया है। अन्वय नायक की पत्नी के ऊपर मैंने शायद 2 वीडियोज़ की हुई हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी अगर आप लोग देखना चाहें। तो यहाँ पर आप ये चीज़ देखें कि ये एक पैटर्न चल रहा है, ये एक तरीका है कि बस आपने केस में सबको दबाना है। और अभी कुछ दिनों पहले ही कंगना ने एक ट्वीट की थी जिसमें वो कह रही थी कि मेरे आजकल जो दुश्मन हैं उनके हिसाब से उनके आगे ऋतिक तो बहुत ही काइंड सोल है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऋतिक जैसे राक्षस इंसान को काइंड शब्द अपने लिए अच्छा नहीं लगा, तो उसने कहा कंगना को, लाओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं इतना काइंड नहीं हूँ जितना काइंड तुम मुझे समझ रही हो। अब यहाँ पर ऋतिक को क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहली तो बात यह है कि कोविड के चलते बहुत सारे जो अभिनेता हैं बॉलीवुड के, आप लोग सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि इनको फिल्म नहीं मिल रही, इनको काम नहीं मिल रहा। अभी तक का सबसे ज़्यादा बॉलीवुड का जो एक्सपेंसिव अभिनेता है वो ऋतिक रोशन है, और सबसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। इनके हाथ में पैसा नहीं, इनको कोई फिल्म्स नहीं मिल रही। अक्षय कुमार की तरह ये साल में 10-10 फिल्म्स तो करते नहीं हैं। अब इनको पैसे चाहिए थे, वो इस वजह से भी चाहिए थे कि इन्होंने कोविड में कुछ कमाया नहीं। फिर इन्होंने अभी रिसेंटली जुहू में प्रॉपर्टी ली है काफ़ी एक्सपेंसिव, तो इनको अब उस चीज़ को तो क्या कहते हैं, पूरा करना ही था। उस चीज़ को तो, जो उस चीज़ का नुकसान था उसको पूरा करना था। तो इस तरीके से अब इन्होंने ये केस फिर से खोला है और ये केस फिर से करने की इन्होंने कोशिश कर दी है। और एक और बात यहाँ पर अभी हम ऋतिक की कर रहे हैं, तो ऋतिक की जो एक्स पत्नी है, कहाँ गई एक्स पत्नी? ये नहीं एक्स पत्नी, ऋतिक की जो एक्स पत्नी है सुजैन, यही है या पता नहीं कौन है, ये नहीं, यही होंगी, एक तो मैं भूल गई हूँ शक्ल। इनकी कुछ रिलेटिव्स हैं जिस वक्त एनसीबी के रडार में हैं। ऋतिक रोशन की एक्स पत्नी के जो रिलेटिव्स हैं वो एनसीबी के रडार में हैं, और ये ऋतिक रोशन कंगना से इस वक्त अपनी पत्नी का बदला ले रहे हैं, क्योंकि ये सारा एनसीबी और ये सारा ड्रग्स और ये सब चीज़ें ऋतिक कंगना की ही वजह से इस वक्त बहुत ज़्यादा सामने आना शुरू हुआ है। और एक और बात मैं यहाँ बता दूँ कि बांद्रा पुलिस का जो पुलिस स्टेशन है, बांद्रा पुलिस का, जहाँ पर सुशांत की सारी इनिशियली इन्वेस्टिगेशन की गई थी बॉम्बे पुलिस ने बैठकर, इसको रेनोवेट करवाने वाली हैं ऋतिक की एक्स पत्नी। तो आप लोग खुद ही समझ जाइए कि ये सब ऐसे तो नहीं होता, कोई किसी के लिए इतने बड़े फेवर्स नहीं करता। वो कहते हैं ना, एक हाथ से लो एक हाथ से दो। यहाँ पर यही चीज़ चल रही है कि तुम हमारे लिए फेवर करोगे, हम तुम्हारे लिए फेवर करेंगे, उसके अलावा ये और कुछ भी नहीं है। ये सारा केस अपने आप में एक ड्रामेबाजी है। कंगना जहाँ गलत है मैं उसको बोलती हूँ कि वो गलत है। उसने एक बहुत क्यूट सी मासूम सी दादी के ऊपर कोई बात कही थी,
मैंने तब कहा भी था, मैंने हैशटैग भी यूज़ किया था कि कंगना दादी से माफ़ी मांग, क्योंकि कंगना ने गलत कहा था और कंगना भी जानती कि वहाँ उससे ब्लंडर हुआ है। फिर उसको नॉर्मल करने के लिए और उस ब्लंडर से रिकवर होने के लिए कंगना ने बाद में अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बदला कि मैं उन दादी के लिए तो बात ही नहीं कर रही थी, मैं किसी और के लिए बात कर रही थी। जिनके लिए वो बात कर रही थी वो दादी भी जो थी वो भी बाद में फार्मर प्रोटेस्ट में आई थी और उनका भी इंटरव्यू लिया गया था कि वो उस प्रोटेस्ट में भी थी जिस प्रोटेस्ट का रेफरेंस पहले कंगना दे रही थी, लेकिन वो कंगना के ट्वीट के बाद आई हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वो एक पीआर स्टंट हो गया है। ठीक है, ये लोग सारे अभिनेता हैं और अभिनेत्रियाँ हैं और ये लोग ड्रामे करते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। लेकिन जहाँ कंगना सही है और जहाँ कंगना को ज़बरदस्ती पेरा जाएगा उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। मैंने कंगना के लिए शुरू में भी बात की थी, मेरी और कंगना की आइडियोलॉजीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि कंगना का क्या पक्ष है मुसलमानों को लेकर, तो मुझे फिर भी उससे कोई मसला नहीं है। इंसानियत के नाते अगर कंगना के साथ एक जगह ज़्यादती हो रही, गलती हो रही है तो ठीक है। और यहाँ पर ऋतिक अपनी सारी उम्र अपने क्या कहते हैं अपने इमेज को बरकरार रखने के लिए अपनी पत्नी जिसको वो डिवोर्स भी दे चुके हैं, फिर भी आज तक उसके साथ जाते हैं, उसके साथ मिलते हैं, उसके साथ इवेंट सेलिब्रेट करते हैं, सिर्फ दुनिया को ये दिखाने के लिए कि मैं अपनी एक्स वाइफ के साथ अभी तक बहुत नॉर्मल रिलेशनशिप्स में हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है। इन दोनों पति पत्नी का बहुत ही ख़राब रिलेशनशिप रहा है जब वो दोनों शादीशुदा भी थे। इनके ऊपर आप लोग चाहेंगे तो मैं इन दोनों की भी जो लाइफ है इसके ऊपर मैं ज़रूर कभी आने वाले दिनों में बात करूँगी, बिल्कुल मैं बात करूँगी। खैर यही सारी बातें थी। यहाँ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। और एक और बात आखिर में, मैं किसी की, मुझे नहीं पता ये डिसेबिलिटी होती है कि नहीं होती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ऋतिक रोशन का एक और थंब है, एक और फिंगर है शायद। मुझे नहीं पता अगर ये इसको डिसेबिलिटी में लेते हैं, मेरे हिसाब से तो नहीं लेते, लेकिन अगर आप में से कोई है और कोई इस चीज़ से ऑफेंड होता है तो मैं बिल्कुल आगे जो कहने वाली हूँ बात, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप लोगों को मैं ऑफेंड नहीं कर रही। ऋतिक के लिए है ये बात कि अल्लाह ने उसे एक एक्स्ट्रा फिंगर इस वजह से दी है कि वो एक्स्ट्रा माल जो है अपनी उंगली से लेके नाक में घुसड़ सके बस। और यही, इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं कहना चाहती। पर अल्लाह सबको हिदायत दे। और जो ओपन केसेस हैं पहले उनको इस गवर्नमेंट को सॉल्व करना चाहिए, ना कि शट केसेस को। खैर ये एक्सपोज करें अपने आप को, यही सारी बात है अपने आप में। हम इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी इस आवाज़ को बर्दाश्त करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, चलिए